हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज स्टडी किया जा रहा था और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो बहुत सी ऐसी रिएक्शन थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्लियर हो रही थी, तो हम लोग वो कर चुके हैं। अब कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से यानी खुली श्रृंखला वाले स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, तो जिससे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचा गया और उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर होगी तो कैसी होगी उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो साइक्लिक का कॉन्सेप्ट था क्यों आया। देखिए, सबसे पहले जितने रिएक्शन अभी तक हम पढ़े वो ओपन चेन को एक्सप्लेन कर रही थी, चाहे आप HCN से रिएक्शन कराए, रिडक्शन कराए, Ac5OH ग्रुप की प्रूफिंग हुई हो, और चाहे HNO3 से ऑक्सीडेशन हो। इस पिछले लेक्चर में हो चुका है ये सब चीज़ें। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे पहले पीछे वाला देख लें, तब आगे वाला और क्लियर हो जाएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे पता चला। देखिए, अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन होता है और खुली श्रृंखला में होता है तो वो सोडियम बाईसल्फाइड से भी रिएक्शन करना चाहिए, सोडियम बाईसल्फाइड से भी रिएक्शन करना चाहिए और 2,4-DNP टेस्ट भी देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाते समय ये चीज़ बताई थी। एल्डिहाइड और कीटोन की स्पेशल टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट होती है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन टेस्ट होती है। इस टेस्ट को कौन देता है? ग्लूकोज अगर दे देगा तो समझ लीजिए को अगर ये दो रिएक्शन और करता है ग्लूकोज तो ये क्लियर हो जाता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। बट ना तो ये 2,4-DNP टेस्ट देता है और ना ही सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्शन करता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस रिजल्ट पे पहुँचे कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर से देखा जाए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के वजह से ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बॉन्डिंग जो स्टेरिक हिंड्रेंस से पास आ जाते होंगे, इस वजह से रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए कौन कौन से ऐसे दो टेस्ट हैं, सोडियम बाईसल्फाइड और 2,4-DNP टेस्ट। ये दो टेस्ट ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ये सोचे, यानी ग्लूकोज की जब रिएक्शन इनसे कराई गई तो रिएक्शन नहीं हुआ, जिससे हम ये इस रिजल्ट पे पहुँचे। तो हो सकता है कि ग्लूकोज कुछ देर के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो इसकी ज़्यादातर लक्षण, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी जो भी आप कहिए, वो इसकी हेमी एसिटल या एसिटल फॉर्म से मिलती है। अब आप कहेंगे हेमी एसिटल क्या है? हेमी एसिटल का हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर एल्डिहाइड या कीटोन में भी किए होंगे। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर अल्कोहल से होता है 1 मोल से तो हेमी एसिटल बनता है, 2 मोल से बनता है तो पूरा एसिटल बनता है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हेडिंग पड़ेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो ज़्यादातर इसकी प्रॉपर्टी हेमी एसिटल से मिलती है और हेमी एसिटल कैसे बनता है उसको भी हम देखते हैं। नॉर्मल ग्लूकोज की हम स्ट्रक्चर लिखते हैं HCO OH H OH H OH H। कितना हो गया? 1 2 3 4, एक हो गया 5 हो गया NaCH2। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया। तो आप अगर देखेंगे तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो हेमी एसिटल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये बताया गया कि 5वें नंबर का जो OH ग्रुप है वो और पहले नंबर का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपस में रिएक्ट करके 5 to 6 मेंबर का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चक्रीय संरचना बनाते हैं, जिसे हम आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। जैसे अब देखिए कैसे हम लोग तोड़ेंगे। इस H को माइनस है, इसको प्लस बना दीजिए, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए प्लस और माइनस, तो ये H पहुँचा दीजिए इसके पास और ये बॉन्ड से बाकी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को दो तरह से बना सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये H प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मिला के ऐसे प्लेनर आप मान सकते हैं।
और इधर से अटैक हो सकता है या इधर से अटैक हो सकता है। इस तरह से OH इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है, तो दो साइड से जुड़ सकता है, तो इसलिए इसका नाम भी अल्फ़ा डी और बीटा डी ग्लूकोज हो जाता है। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। HC अगर इधर से आया OH, COH एंड H OH OH H O H CH2OH, ठीक है, यहाँ पे O लगा रहे हैं हम, तो इसको कहेंगे अल्फ़ा डी प्लस, तो लगेगा ही ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अगर यही स्ट्रक्चर दूसरी साइड से जुड़ता है यानी OH यहाँ पे होता है और CH, अगर ऐसी संरचना बनती है H एंड OH OH एंड H एंड CH2OH, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये सिंपल ग्लूकोज है ओपन चेन वाला। उन्होंने कहा कि इस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हावर्थ एक साइंटिस्ट थे, ये संरचना तो है ही है अल्फ़ा डी बीटा डी, ये सिंपल ग्लूकोज है। हावर्थ का ये अपना कॉन्सेप्ट था कि ये स्ट्रक्चर को और अच्छे से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा पायरेनोज स्ट्रक्चर में व्यक्त करिए। पायरेनोज स्ट्रक्चर का मतलब कुछ ऐसी संरचना, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, बीच में ऑक्सीजन लगी होती है, ऐसे, इसको पायरॉन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा 6 मेंबर के रिंग स्ट्रक्चर हम इस पे बना सकते हैं और ये और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए हम लोग इसी पे पायरेनोज स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लेते हैं कि पायरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा। तो देखिए हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं हावर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक, ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 1 पे मान लीजिए OH आपने यहाँ लगाया और H यहाँ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पे OH, फिर तीसरे पे चेंज है OH H, फिर क्या है OH और H, ये क्या है CH2OH, ठीक, और H, इसको क्या कहेंगे आप, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। अगर आप चाहें तो ये कार्बन जो दिखा रहे हैं कार्बन ना दिखाइए, वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये कार्बन जो एक हम दिखा रहे हैं यहाँ नहीं दिखाएं चाहें तो। और बीटा डी ग्लूकोज क्या होगा, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बना लीजिए आप, यहाँ पर OH और H देख रहे हैं कार्बन, और यहाँ पर आपका H और OH, ये है OH और H और OH, CH2OH एंड H, इसको कहते हैं हम लोग बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखिए अल्फ़ा डी और बीटा डी में क्या अंतर है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पर H और OH की पोजीशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सी चेंजिंग है, इसलिए एक को अल्फ़ा डी ग्लूकोज और एक को बीटा डी ग्लूकोज कह रहे हैं। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और बनता है, एनोमर क्या होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एनोमर क्या हैं, तो आप कहेंगे कि कार्बन नंबर 1 पर H और OH की जो पोजीशन बदल जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर। एनोमर क्या है, कार्बन नंबर 1 पर H और OH की जो पोजीशन चेंजिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर। क्या बोलते हैं, एनोमर, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है फ्यूरान, इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं,
पायरानोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? पायरानोज स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। चलिए ग्लूकोज के बारे में कुछ चीज़ें और हम लोग जानते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है ग्लूकोज का? म्यूटा रोटेशन क्या हेडिंग है? म्यूटा रोटेशन, इसका कोई हिंदी नहीं है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है उसको ही समझना है। देखिए म्यूटा रोटेशन ये है कि अगर हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन फ्रीली छोड़ दिया जाए, मतलब छोड़ दें, तो उसका जो रोटेशन होता है अल्फ़ा डी करके हम लोग बोलते हैं रोटेशन को, वो आता है 113 डिग्री का। किसका? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, या सिंपल ग्लूकोज के सॉल्यूशन का रोटेशन कितना आता है? 113। कुछ देर के लिए अगर इसको छोड़ दें तो ये लगभग घूम करके, मतलब रोटेशन कम हो करके 52 डिग्री 5 मिनट पर आके रुकता है। ये किसका है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का रोटेशन है। और अगर बीटा डी ग्लूकोज है तो वो 19 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और 19 डिग्री पे होता है, और इसे अगर कुछ देर के लिए छोड़ दें तो 52.5 पे भी आके रुकता है। ख़ास बात देखिए, सॉल्यूशन में फ्रीली अगर छोड़ दिया जाए तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज जिसका रोटेशन 113 है, थोड़ी देर बाद वो चेंज होके 52.5 पर आके रुकता है। बीटा डी ग्लूकोज 19 होता है, इसको भी छोड़ दिया जाए तो ये बढ़ करके 52.5 हो जा रहा है। खास बात है कि दोनों में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम आने की कोशिश हो रही है, और ग्लूकोज ही दोनों फॉर्म में चेंज भी हो रहा है, अल्फ़ा डी से बीटा डी से अल्फ़ा डी। तो इसलिए जो ग्लूकोज का है, आप अगर बात करेंगे तो अल्फ़ा डी कितना होता है? बीटा डी। तो अब देखिए थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज सॉल्यूशन में कितना परसेंट होता है? अगर आपसे पूछें, आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया है और आपसे डिस्कस करें कि बताइए अल्फ़ा डी ग्लूकोज कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 36% टोटल जो सॉल्यूशन लिए हैं उसमें अल्फ़ा डी कितना होगा इक्विलिब्रियम में अगर है तो। फिर थोड़ी देर बाद ओपन चेन, ये साइक्लिक है, ओपन चेन ग्लूकोज, इसका परसेंट आता है 0.02%, बहुत कम, माइन्यूट। उसके बाद ये देख लीजिए ओपन का बहुत कम आया। उसके बाद आता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये कितना आता है? ये 64% आता है। अब देखिए खास बात, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज अगर फ्रीली ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो उसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज कितना है? तो आप कहेंगे 36%। अगर आपसे बीटा डी ग्लूकोज 64 ओपन चेन वाला भी पूछा गया है तो ये, और ये रोटेशन नॉर्मली 113 होता है, जो नॉर्मली कितने पे आके रुकता है? 52 पे। इसका रोटेशन कितना हो रहा होगा? 130 का एंगल होता है इसका 19 का होता है। जो दोनों आके जब इक्विलिब्रियम में आते हैं तो कितने पे रुकते हैं? 52.5 पे आके। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसी को क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। जो रोटेशन आप देख रहे हैं अपने से घूम के चेंज हो रहा है, इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। चलिए, ये था ग्लूकोज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी। अब हम लोग एक चीज़ और करते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन, जिसको कि बाद में ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोसाजोन बोल देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। हेडिंग ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन जो बाद में चेंज होके किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोसाजोन में। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बनता कैसे है? देखिए रिएक्शन पीछे हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है CHO, CHOH और CHOH का होल थ्रायस कितना हो गया? 5, 3, 4, 5 CH2OH।
ये ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन आप कराइए फेनिल हाइड्राजीन से, H2NH C6H5। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फेनिल हाइड्राजीन। क्या कहते हैं? फेनिल हाइड्राजीन। तो अगर इससे हीट कराएंगे रिएक्शन होगी, वाटर रिलीज होगा, H2O निकलेगा, थोड़ा सा हीटिंग की ज़रूरत लगती है। NH C6H5 CHOH, फिर CHOH का होल थ्रायस, फिर CH2OH। ठीक। अब फिर से इसकी रिएक्शन 1 मोल से और करा दीजिए आप। किससे? फेनिल हाइड्राजीन से, H2NH C6H5 से हीटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा? बेस है, डिहाइड्रोजिनेशन करा देगा। तो क्या बना देगा ये? CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CO CHOH का होल थ्रायस CH2OH। जब रिएक्ट करता है तो H2NH फिर फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराइए, C6H5। फिर क्या होगा? H2A वाटर निकालेगा हीट करने पर। तो क्या बना? CHNNH C6H5 CONNH C6H5 CHOH का होल थ्रायस एंड CH2OH। इसको ओसा जोन या ग्लूकोसा जोन आप बोल सकते हैं। ग्लूकोसा जोन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोसा जोन वाली रिएक्शन, आप इसको बोल सकते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्लूकोसा जोन कैसे आप बनाएंगे। तो ग्लूकोसा जोन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ग्लूकोज लेंगे, थोड़ा सा टफ रिएक्शन है इसलिए फिर से देख लीजिए। ग्लूकोज लेंगे, उसको हम फेनिल हाइड्राजीन NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। उसकी रिएक्शन, ठीक, फेनिल एक H हटा के फेनिल हाइड्राजीन से करा दिए। तो क्या हुआ? डिहाइड्रेशन, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, ये मॉलिक्यूल बना। फिर इसके बाद फिर 1 मोल से रिएक्ट किए। ये बेस होता है और डिहाइड्रोजिनेशन कर देता है, मतलब एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकाल देंगे तो CO ग्रुप बन गया। जब H2 निकलेगा तो क्या बचेगा? C और O डबल बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद फिर 1 मोल से फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराइए, तब H2O निकल जाएगा, 2 मोल लग जाएंगे। इसी को ग्लूकोसा जोन बोलेंगे। एक रिएक्शन ग्लूकोज की और भी है जो आप PCl5 से रिएक्ट करा सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हम एक रिएक्शन और बच रहा है, बाकी ये केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग ग्लूकोज की आपकी ख़त्म हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। PCl5 के साथ रिएक्शन आप जानते हैं कि अगर OH ग्रुप है तो PCl5 से रिएक्ट भी करता है। तो CHO CHOH का होल 4 एंड CH2OH। तो जब ये PCl5 से रिएक्शन करता है तो एक PCl5 के लिए एक OH चाहिए, तो 5 OH यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 5 PCl5 की रिएक्शन होगी। और CHO क्या बनेगा? और ये CHCl का होल 4 प्लस CH2Cl भी बन जाएगा और POCl3 बनेगा 5 मोल, और 5 मोल HCl भी बनेगा। ठीक है, तो 5 क्लोरीन उस पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये एक रिएक्शन ये भी है जो ये प्रूव करता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ OH प्रेजेंट है ग्लूकोज में। अगर आपको ये प्रूव करना हो
कि 5 मॉलिक्यूल OH की पुष्टि करिए तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इतनी प्रॉपर्टी थी, जो पीछे कुछ प्रॉपर्टी बची थी उसका भी हमने डिस्कशन कर दिया है। बाकी टॉलेंट रिएजेंट वगैरह तो बता ही दिए थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।